नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 6 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया है, तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलूँगा। बट आप लोग ये चीज़ मान के चलिए कि वीडियो तो ज़रूर आएगा, आपका एक भी डे मिस नहीं होगा। संडे भी आपका मैं मिस नहीं करूँगा। जस्ट दैट कि संडे का न्यूज़ मैं और दिनों में कवर कर दूँगा, सो दैट आपको वो संडे को, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होते तो एक वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं होता। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं संडे को भी 10-15 मिनट्स का या जितना भी छोटा वीडियो संडे के संडे ही अपलोड कर दूँ, वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि संडे के इतने न्यूज़ नहीं होते, तो थोड़ा बहुत मैं भी मतलब स्किप कर देता हूँ। मैं फिर उसके नेक्स्ट डे कवर करने की कोशिश करता हूँ या ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक कवर करने की कोशिश करता हूँ, जैसा आप मुझे बता दीजिए। और जो नए हैं मेरी सीरीज़ में, उनके लिए ये बता दूं कि मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। इकोनॉमिक टाइम्स को हम डेली कवर करते हैं, ऑलमोस्ट टॉप 25 to 30 न्यूज़ कवर करते हैं, या कभी कभी हम 20 भी कवर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई नंबर ऑफ़ रेलिवेंट न्यूज़ क्या है उस दिन के लिए। मैं बकवास न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ, और या तो फिर ऐसे न्यूज़ जो कि कोई कंपनी स्पेसिफिक हो। देखिए, कोई न्यूज़ बकवास और अच्छा तो नहीं होता, बट अपना अपना एक नॉलेज का एक लेवल होता है, अपना अपना एक डिस्कशन का एक कंफर्ट होता है। जैसे कि मैं कई सारे न्यूज़ डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह हो गया, वो सब सारे मैं स्किप कर देता हूँ। बट हाँ, कई सारे न्यूज़ जो रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, भले कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट दिया, तो भी मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ मान के चलिए, आपका ये लेक्चर सुनने के बाद आपका इकोनॉमिक टाइम्स पूरा कवर हो जाएगा। अगर मैं कोई न्यूज़ स्किप कर भी देता हूँ, तो जस्ट दैट कि मुझे पता है कि ये प्रीवियस सिर्फ छोटा सा प्रीवियस न्यूज़ का एक छोटा सा डेवलपमेंट है, और या तो फिर ये डेवलपमेंट काफ़ी छोटा है जिसको आपको मतलब जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा है। इसी नोट पे दोस्तों चालू करते हैं लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए अगर आप वीडियो में कुछ और सुधार चाहते हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गो फर्स्ट आपको ही पता है इंसॉल्वेंसी की तरफ जा चुका है। एनसीएलटी, एनक्लैट सब जगह ये अपना एक एक ले चुका है, मतलब सब दर दर के ठोकर खा रहा है गो फर्स्ट। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा गो फर्स्ट बल्कि बेनिफिशियल पोजीशन में है, उसके लेंडर्स बल्कि हर दर खटखटा रहे कि भाई हमें अपना पैसा वापस दे दो, हमें अपने एयरक्राफ्ट वापस दे दो। एजेंट्स खटखटा रहे कि भाई हमें अपना ड्यूज़ वापस कर दो। गो फर्स्ट तो मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में, बट अब ये डीजीसीए से अप्रूवल मांग रहा है कि भाई हमें आप अप्रूवल दे दो ताकि हम अपने उसको चालू करके रखें, मतलब अपने ऑपरेशंस को चालू करें, अपने कंपनी को रिवाइव करें, एंड हम वापस से चीज़ों को चुका दें। तो डीजीसीए का अप्रूवल क्यों होता है ये सब चीज़ का? क्योंकि देखिए, एक बार जब आप ऑपरेशन के बाहर हो गए, डीजीसीए का आपको अप्रूवल लगेगा वापस आने के लिए। देखिए, डीजीसीए आपका प्लान अप्रूव नहीं करता, फाइनेंशियल प्लान अप्रूव नहीं करेगा। डीजीसीए आपका क्या करेगा? डीजीसीए आपका मेनली ये अप्रूव करेगा कि भाई हाँ, आप वायबल हो कि नहीं आने के लिए वापस, एज इन आपके ऑपरेशनल वायबिलिटी है कि नहीं। तो गो फर्स्ट कह रहा है भाई हमारे पास 26 एयरक्राफ्ट है, 340 पायलट्स है, 680 केबिन क्रूज है, 530 इंजीनियर्स है, तो हम उसके बेसिस पे हम चालू कर सकते हैं, आप हमें अप्रूवल दे दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डेलिब्रेट इंटरफेरेंस लेड टू एक्सीडेंट, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं। इनफैक्ट सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे हैं। मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में एक शॉर्ट भी बनाया था, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने उस पर कवच सिस्टम के बारे में भी कवर किया था। मुझे ये चीज़ का था कि भाई एक एस्टिमेट था कि भाई ये कवच सिस्टम काफ़ी अभी न्यूज़ में आ जाएगा, तो आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि कवच सिस्टम होता क्या है। कवच सिस्टम एक बेसिकली RFID के थ्रू ये होता है, लोकोमोटिव और ट्रैक में फिट किया हुआ रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रेन अगर रेलवे से मतलब रेलवे में कोई ट्रेन अगर डीरेल हो जाती है, तो तुरंत कवच सिस्टम के थ्रू उसको पता चल जाएगा, किसको? ड्राइवर को पता चल जाएगा, मतलब ट्रेन ड्राइवर को, कि भाई आगे जो है ट्रेन डीरेल है, तो कृपया आप उस ट्रैक पे ना करें और आप अभी रोक दे इसे, या तो आप दूसरे ट्रैक पे चल जाए। तो ये सिस्टम क्या काम नहीं कर रहा था, ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो हुआ बालासोर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो ऐसा कह रहे कि भाई ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था एक्सीडेंट करवाने का। क्या था, कैसे था, CBI प्रोब इनिशिएट हो गया है, बट काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है ये। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो लोग अभी
फाइट कर रहे हैं उस चीज़ में, अपनी जान को लेके वो जल्दी ठीक हो जाए, और जो लोग जा चुके हैं उनके फैमिली को हिम्मत मिले। अब जैसे ये वापस ही पॉलिटिकल न्यूज़ अगर आप देखोगे, रेलवे पुलिस फाइल्स एफआईआर, सीबीआई प्रोब ऑन ट्रैक। फिर उसके बाद बीजेपी कांग्रेस ने ये किया कि ये मिसहैप के लिए रेलवे जिम्मेदार है, कभी इन्वेस्टिगेशन आता नहीं है, पीएम को इन्होंने चिट्ठी लिखा है वगैरह वगैरह। मतलब मैं कहता हूँ ये सब डेवलपमेंट आपके जनरल न्यूज़ के काम से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप ज़रूर इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो तो, बट जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हमारी ये काम है कि कौन सा टेक्नोलॉजी फेल हुआ, क्यों ये डीरेल हुआ, क्या हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ सकता है जिससे हम ये फ्यूचर मिसहैप को बचा सकते हैं, ये सारे चीज़। अब ये क्या एलिगेशन है क्या नहीं, ये सब चीज़ के बारे में डीप में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो बेसलेस ही हो जाता है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएगा तो थोड़ी ना कोई एक्सेप्ट करता है। तो बेसलेस एलिगेशन को हम फिर क्यों पढ़े उस चीज़ को, इससे अच्छा हम कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया यूएस सेट फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फाइटर जेट इंजन डील सून। देखिए इंडिया यूएस जो है अभी आने वाले टाइम में एक बहुत हिस्टोरिक डील क्रैक कर रहे हैं डिफेंस के उसमें, ठीक है, जिसमें डिफेंस के टेक्नोलॉजीज यूएस इंडिया के साथ शेयर करेगा, जिसे हम कहते हैं डीप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। देखिए आप जो कहते हैं कि अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के हम कैसे प्रिपेयर करें, न्यूज़ से हम क्वेश्चंस कैसे बनाएं। देखिए ये आप बना सकते हैं खुद ही, कि अगर ये टाइप की न्यूज़ आते हैं तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि डीप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इंडिया और कौन से कंट्री के साथ हुआ या कौन से कंट्रीज़ के साथ हुआ। ऑप्शंस में रहेगा इंडिया, यूएस, इंडिया, रशिया। फट से आप इंडिया रशिया टिक करोगे क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस चीज़ का है। तो ऐसे आप इस डेप्थ में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक्स में ये सब चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो कि भाई इस टेक्नोलॉजी से कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा, ठीक है, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि उसके शेयर्स काफ़ी बढ़ेंगे। तो ऐसे तो मेरे ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी लोगों को कैटर करता है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू एग्जाम्स और इन्वेस्टमेंट। फिर इंडिया एंड यूएस का जो मैंने बताया डिफेंस डील के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ का डील हुआ है। देखिए एयर कॉम्बैट, लैंड मोबिलिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, म्यूनिशंस एंड अंडर सी डोमेन। फिर इंडिया ने चाइना के लिए अग्रेशन, चाइना के लिए जो चाइना जो अग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर्स पे, उसके लिए कंसर्न जताया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न ओवर ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू पाकिस्तान दैट कुड बी मिसयूज और फाइंड इट्स वे टू द थर्ड नेशंस। तो इंडिया ने ये चीज़ बोला है कि भाई पाकिस्तान को भी ट्रांसफ़र करना बंद किया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है वन प्लस रियलमी ओप्पो टू गो सेपरेट वेज। देखिए हम लोग ने कई बार क्या होता है, हम फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पढ़ते हैं, हम रेगुलेटरी रिस्क के बारे में भी पढ़ते हैं, बट रेगुलेटरी रिस्क का क्या होता है कभी हमें एप्ट एग्जाम्पल नहीं मिलता। देखिए ये एक एप्ट एग्जाम्पल है, वन प्लस रियलमी और ओप्पो ये एक ही कंपनी का है, बट इन्होंने ये चीज़ बोला है कि अब हम तीनों को अलग अलग कर देंगे। इंडिया में सारे अकाउंटिंग, सारे ऑफिसेज, सारे एम्प्लॉयज़, सब चीज़ इनका अलग अलग कर देंगे, कुछ भी एक साथ नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया जो है चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर एक सर्विलांस कर रही है, किसी जगह से कभी कभी रेड मार रही है, तो उनको ये चीज़ का डर हो गया कि भाई एक कंपनी के चक्कर में बाकी दोनों नहीं लपटा जाए। तो ऐसा है कि भाई इन्होंने ये चीज़ बोला है कि अब हम ये रेगुलेटरी रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई कर देंगे, हम वन प्लस, रियलमी और ओप्पो को अलग अलग रखेंगे अब से। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट आस्क कैरियर्स टू डिवाइस मैकेनिज्म फॉर रीजनेबल प्राइसिंग ऑफ एयर टिकट्स। ये गवर्नमेंट ने 2-3 रीज़न के लिए बोला है। पहला तो ये रीज़न है कि उड़ीसा का जो ट्रेजेडी हुआ अभी ट्रेन एक्सीडेंट का, तो उस पर क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि भाई ठीक है, अब जो डिसीज लोग हैं उनको फ्री में जो लगेज वगैरह वो जिसका कैरी करने का परमिशन दिया जाए। आप उस रूट को थोड़ा सा सर्वे करो अगर उसमें कोई ज़्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज हो रहा है। फिर गो फर्स्ट का जो एयरलाइंस है उसके कई सारे रूट्स जो है बंद हो गए, तो उसको सर्व करने के लिए आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं आज के डेट में, जो फ्लाइटों के टिकट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, क्लियरिंग कॉर्प मेक्स एप्लीकेशन टू बैंक ऑफ इंग्लैंड। मैं ये बोलूँगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन CCIL के अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि CCIL और ESMA का भी झड़प हो गया था। ESMA क्या मैं आपको बताया था, याद है? ESMA इज़ जस्ट लाइक सेबी टू इंडिया, ESMA इज़ टू यूरोपियन यूनियन। तो भाई ESMA ने CCIL और उसके जैसे 6 बॉडीज़ को मतलब डी रिकग्नाइज कर दिया। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई
हम जो है ये सीसीआईएल का ऑडिट खुद कराएंगे या किसी के थ्रू करवाएंगे, हमें इंडिया के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है। तो फिर उन्होंने, आरबीआई ने काफ़ी अपोज किया कि भाई हम तो सीसीआईएल का ऑडिट आपको नहीं करने देंगे, यू विल हैव टू ट्रस्ट अस, और हमें अब जिसको अश्योर करते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ये चीज़ ईएसएम ने किया क्यों? इन्होंने इसलिए किया कि फाइनेंशियल रिस्क जो है, स्पेशली जब 2008 में जब क्राइसिस हो गया था, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी डर हो गया। तो उनको ये चीज़ है कि भाई डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का वो ऑडिट खुद करेंगे। मतलब कमाल की बात ये है कि जो क्राइसिस हुआ वो किसी और कंट्री के कारण हुआ जो कि डेवलप्ड है, बट भुगत रहे उसमें डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके बाद ईएसएमए ने डीरिकग्नाइज कर दिया, तो इंडिया ने काफ़ी उस चीज़ को अपोज किया। इंडिया ने अभी भी इंडिया ने बोल दिया कि भाई हम अपना ये ऑडिट वाला चीज़ नहीं आपको करने देंगे। तो फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी एक ऐसा एक सिमिलर नोटिस था जिसपे बैंक ऑफ इंग्लैंड बोला था कि भाई जो थर्ड पार्टी सेंट्रल काउंटर पार्टी है, थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटर पार्टी, जिसको हम बोलते हैं TCCCP, उस पर क्या है कि भाई आप जब तक हमारे पास रजिस्टर नहीं कराओगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास एज अ TCCCP, तब तक हम आपको, अगर मान लो एक पर्टिकुलर डेट के पहले अगर आप रजिस्टर नहीं करा रहे हो, तो हमारी जितने भी बैंक हैं वो आपके साथ मतलब आपके साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते बेसिकली। तो उनका ये चीज़ कहना है कि भाई अब वो 2 ईयर का इस पर एक्सटेंशन दे रहे हैं, और वो लोग ने काफ़ी कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया गया है। तो अब जो है सीसीआईएल ने भी अब डाल चुका है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए इस बैंक ऑफ इंग्लैंड में, सो दैट वो एज अ TCCCP रजिस्टर हो जाए। इससे एनालिस्ट का कहना है कि भाई कई सारे जो बैंक है यूके बेस्ड बैंक, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया या HSBC हो गया या बार्कलेज हो गया, तो ये सारे बैंक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद इन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि भाई जो ESM है, अब इसके ऊपर काफ़ी एक प्रेशर जाएगा कि भाई अब हमें भी थोड़ा कंडीशंस को रिलैक्स करना चाहिए, ताकि अगर हम इंडियन रेगुलेटर को अगर ऐसे हम परेशान करेंगे तो हमें बाद में जाके मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जब कोऑपरेट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कोऑपरेट कर सकते। फिर उसके बाद सऊदी मूव टू कट क्रूड आउटपुट पुल्स OMC स्टॉक्स डाउन फर्दर। देखिए, सऊदी अरेबिया ने वापस से आउटपुट को कट किया है। ऑब्वियसली ऑयल जो रिफाइनरी है या ऑयल बेस्ड कंपनीज है, ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनीज, उनके मार्जिन कम हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑब्वियसली फिर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि वो आउटपुट का कॉस्ट इतना बढ़ा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा रेगुलेटेड रहता है। तो क्योंकि देखिए, ये जो कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज, इनके ऊपर तो इंडिया रेगुलेट नहीं कर सकता है, इंडिया अपने कंपनीज पे रेगुलेट कर सकता है। तो वो प्राइसेस के ऊपर रेगुलेट करने के लिए फिर उनको क्या है, उनके अपने मार्जिन कम होंगे, तो मार्जिन कम होंगे तो एनालिस्ट वगैरह अपनी उस चीज़ को डिस्काउंट कर देते हैं उनके प्राइसेस में। तो ये एक सिंपल सा एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट ये भी चीज़ बोलता है कि भाई आरबीआई जो है नॉमिनीज़ को अपॉइंट करने के लिए बैंक को कई बार प्रेशर कर रहा है कि भाई आप नॉमिनीज़ को अपॉइंट करो। क्या होता है ना, कई सारे अनक्लेम जो फंड्स रहते हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आरबीआई कह रहा है कि भाई हम अब इस चीज़ को नहीं कर सकते। बैंक्स के ऊपर ये प्रेशर है कि भाई हम नॉमिनी जो है एक स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट रहे, ताकि कई बार क्या होता है, बहुत ही इनोसेंट वो रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, इनको नॉमिनी अपॉइंट कर नहीं पाते या करते नहीं है, इनको बैंक्स वगैरह ढंग से बताते नहीं है, तो इनका जो अनक्लेम अमाउंट है वो पड़ा ही रह जाता है, क्योंकि जब डिसीज़ होता है तो उनका कोई नॉमिनी नहीं रहता। तो इसके लिए आरबीआई की तरफ से प्रेशर है बैंक को कि भाई अब जो है नॉमिनीज अपॉइंट करें। इनफैक्ट इनका जो सेटलमेंट क्लेम्स वगैरह है, ये सब चीज़ भी थोड़ा रेशियो भी उस चीज़ का बढ़ाया जाए। एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है दोस्तों, अमिड ईवी हाई वेटिंग टाइम गोज फॉर हाइब्रिड व्हीकल्स। देखिए, रिसर्च किया गया था एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के द्वारा, मेरे को उस इंस्टीट्यूशन का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट उनके द्वारा ये चीज़ का कंक्लूजन दिया गया था कि भाई ईवी से कम पोल्यूटिंग जो रहता है वो हाइब्रिड रहता है, ठीक है। और कैसे अगर देखें तो इनका एक तो लोअर एक्विजिशन कॉस्ट रहता है, रिड्यूस्ड एमिशंस रहता है एंड फ्यूल कंजम्पशन रहता है। क्योंकि ईवी में फ्यूल कंजम्पशन कहाँ से आ गया? ईवी में फ्यूल कंजम्पशन वहाँ से आया जब आप चार्ज करते हो ईवी को, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो भी तो थर्मल पावर से जनरेट हो रहा है ना दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप पूरा तो आप ये नहीं बोल सकते एमिशन फ्री है वो। फिर सेल्फ चार्जिंग टेक दैट डजंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए ईवी का चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी है तो वो सेल्फ चार्ज हो जाएगा। एक्विजिशन कॉस्ट एट अबाउट 1.2x ऑफ पेट्रोल काउंटर पार्ट्स अगेंस्ट 1.5x फॉर ईवीज, और 30 to 40% मोर फ्यूल एफिशिएंट अगेंस्ट पेट्रोल व्हीकल्स। तो इसके कारण जो है
हाइब्रिड अभी ज़्यादा डिमांड में है कंपेयर टू ईवी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मे सर्विसेज एक्टिविटी एक्सपैंड्स एट सेकंड फास्ट पेस इन 13 ईयर्स। मैं इस चीज़ के लिए न्यूज़ को ये कवर करने के लिए मेरा इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं आपको बताऊं कि मई का क्या स्टेटस, जून का क्या स्टेटस है। बस ये इंटेंशन है कि पीएमआई होता क्या है। पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मतलब हर उससे पूछा जाता है मैनेजर से कि भाई आपको अब ऐसा कैसा लग रहा है कि भाई कैसा डिमांड आ रहा है, कैसा आप फोरकास्ट कर रहे हैं। तो अगर उसका रेट जो है वो 50 से अबव रहता है तो पॉजिटिव है, 50 से कम रहता है तो नेगेटिव है। तो अभी हमारा 61.2 है, इसका मतलब हमारा मार्केट का जो फोरकास्ट है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, आरबीआई गवर्नर अनवील्स फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। देखिए, अंतर्दृष्टि एक डैशबोर्ड है जो कि आरबीआई लेके आ रहा है। इसमें आरबीआई क्या कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कितने कंपनीज का हो रहा है, कितने सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का हो रहा है और कहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन लीस्ट है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा। जहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, उस चीज़ का मॉडल जो है दूसरी चीज़ों में अप्लाई करेगा, और जहाँ पे नहीं हो रहा है उस चीज़ को फोकस करेगा। तो ये क्या नाम है इसका, अंतर्दृष्टि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो कि व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू फॉर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द इंडेक्स कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अ सिंगल वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 to 100, वेयर 0 रिप्रेजेंट्स कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। मतलब आप 0 अगर है तो लोग एकदम फाइनेंशियली इंक्लूजन में नहीं है, और अगर 100 है तो लोग 100% इंक्लूडेड है। फिर गवर्नमेंट ने और भी चीज़ किया है कि सेंट्रल बैंक ने कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी निकाला था 2021 में, जिसपे 3 डायमेंशंस थे, दैट इज एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी के ऊपर इन्होंने ये इंडेक्स निकाला था, और अभी ये अंतर्दृष्टि करके जो प्लेटफॉर्म निकाला है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक क्रैश इफेक्ट, यूएस लेंडर्स फेस 20% राइज इन कैपिटल नीड्स। देखिए हो क्या रहा है कि बैंक्स जो है यूएस में जो है स्मॉल बैंक्स जो है वो काफ़ी कोलैप्स के मोड में चले जा चुके हैं, क्योंकि जैसे कि एसवीबी है भाई, कई सारे बैंक्स ने क्या किया था कि लोन उठा लिया था बड़े बड़े टर्म के लिए, और उसे जो डिपॉजिट उठा लिया था बड़े बड़े टर्म के लिए, और उसे इन्वेस्टमेंट जो किया वो छोटे छोटे टर्म के लिए किया। तो जो अभी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई इनका जो रिपेमेंट का कैपेसिटी है वो कम होते जा रहा है, इनको कोई वापस से री इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। मैं आपको ये ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एसवीबी का केस नहीं बता रहा हूँ। ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिसके कारण बैंक का फेलियर हो रहा है। प्लीज़ डोंट मिसइंटरप्रेट में कि भाई यही रीज़न से सारे बैंक्स का फेलियर होते जा रहा है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, बैंक्स के फाइनेंसेस जो है, बैंक्स ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसके रिटर्न्स कम है, और जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने लिया था वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि बैंक्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन ले लिए, और अब उतना इनकम भी नहीं आ पा रहा है कि बैंक उस चीज़ को रीपे करे। तो कई सारे स्मॉल बैंक्स जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके कंपनीज को भी अब का क्रंच फील होने लगा है कि भाई जो स्मॉल बैंक्स है वो लोन नहीं दे पा रहे, तो कंपनीज कहाँ से लोन उठाएंगे। सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स के पास सारे कंपनीज तो नहीं जा सकते ना। तो इसलिए 20% राइज इन कैपिटल नीड्स मतलब देख रहे हो लोग, फोर्सी कर रहे हैं, इनफैक्ट फील कर रहे हैं ये चीज़। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पेंशन रेगुलेटर वांट्स कैपिटल कवर फॉर अश्योर्ड रिटर्न प्लान्स। इस चीज़ के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ। देखिए 2 स्कीम है अपने पास, एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक है न्यू पेंशन स्कीम। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी चर्चे में रहा है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या रहता है, देखिए एक तो ये अनफंडेड पेंशन स्कीम रहता है। मतलब अनफंडेड मतलब जितना हमारा लाइबिलिटी है, जितना मान लो हमें लोगों को पेंशन देना है, कंपेयर टू जितना हमारे पास एसेट्स है उस लोगों को पेंशन देने के लिए, वो कम है या वो है ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 1000 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो आपको उसको बैक करने के लिए कोई एसेट नहीं है जिसके कारण आप दोगे, तो कहाँ से फंडिंग आएगा? गवर्नमेंट हर बार अपना पैसा देगा, खुद का पैसा लगाएगा, और कहाँ का पैसा लगाएगा? वो हमारा ही पैसा गवर्नमेंट उनको बांटेगा। बट न्यू पेंशन स्कीम में, और इसमें क्या होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय अपना नहीं देता, सिर्फ गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है विद द मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न, और सो दैट आपका वो एकदम मतलब फ्री में बेसिकली बांटा जाता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें न्यू पेंशन स्कीम में, तो न्यू पेंशन स्कीम का क्या चीज़ क्या है कि भाई आपको जो एक अश्योर्ड रिटर्न तो मिलेगा, बट आप अपना भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करोगे, गवर्नमेंट अपना भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, और वो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड रहेगा। आपको एक मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न तो मिलेगा ही, जिसे हम कहते हैं मार्स, जैसे कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स, उसके तहत आपको एक मिनिमम रिटर्न तो मिलेगा, बट ऐसा कोई फिक्स्ड रिटर्न बोल के नहीं मिलेगा आपको। मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कहता है भाई मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप भी कंट्रीब्यूट करो, और दोनों जन मिलकर जिस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे उस फंड का जो रिटर्न आएगा वो आपको मिल जाएगा। इतना है कि हम मिनिमम एक रिटर्न तो आपको दे देंगे। तो और लेकिन और इसका सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ये एक
बैक्ड रहता है बाय एसेट्स, मतलब इसके जो एसेट्स है उससे वो रिटर्न जनरेट करता है, ना कि गवर्नमेंट हर बार अपना फंड खाली करता है इस चीज़ में। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अगर आप देखा जाए तो फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया कि भाई पेंशन जो है जो कि मिनिमम कैपिटल मिनिमम रिटर्न जो अश्योर कर रहे हैं उनको एक मिनिमम कैपिटल लेके चलना चाहिए, सो दैट अगर कल को वो रिटर्न अगर नहीं आ पाए तो हमारे पास थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहता है। सेकेंड चीज़ ये कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को इन्होंने काफ़ी मतलब जो अपना पेंशन रेगुलेटर है जिसे हम कहते हैं PFRTA, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई हमें भी एकदम अनफंडेड पेंशन जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम में एनरोलमेंट बढ़ते भी जा रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम में कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी न्यू पेंशन स्कीम में आ रहे हैं। जी हाँ, आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ तो 80 CCD जो सेक्शन है वो न्यू पेंशन स्कीम का जो 1.5 लाख तक का डिडक्शन देता है, और अगर आप मान लो न्यू पेंशन स्कीम में और भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो 80 CCD 1 जो कि दैट इज अबव द लिमिट ऑफ 80 CCD वो आपको न्यू पेंशन स्कीम का 50,000 का एडिशनल लिमिट देता है। तो एक टैक्स प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इसका डिटेल सेक्शन सिर्फ एक स्पेसिफिक न्यू पेंशन स्कीम का मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसमें टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं। फिर देखिए ये जो मैंने आपको न्यूज़ पहले ही बता चुका था उसको भी कवर कर देता हूँ क्योंकि वो उसका दूसरा पार्ट है। ये नॉमिनेशन ड्राइव बहुत गवर्नमेंट एंड RBI कीन टू ब्रिंग डाउन दी फंड्स अंडर अनक्लेम डिपॉजिट। 50,000 करोड़ जो है अभी भी अनक्लेम डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। बैंक में फिक्स टारगेट्स फॉर ब्रांचेस टू इंश्योर नॉमिनेशन एंड रिटर्न्स अनक्लेम्ड। RBI लॉन्च कैंपेन्स फॉर टॉप 100 डिपॉजिटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। फिर एक और डेवलपमेंट है दोस्तों जो मैंने आपको DOT के बारे में बताया था, जो टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन हो रहे है उसके बारे में जो बताया था, जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रही है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई DOT जो है अब अप्रूवल चाह रहा है कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज से। देखिए दो चीज़ का ऑक्शन होता है, एक होता है टेलीकॉम के जो हम जैसे फ़ोन उनमें जो बातें करते हैं 5G का वो एक ऑप्शन होता है, और एक होता है स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम रहता है उसका ऑप्शन होता है। 5G का तो ऑप्शन हम लोग सब ने देखा था कि भाई कैसे कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब इन लोग का कहना है कि भाई कई कंपनीज का कहना है जो सैटेलाइट कंपनीज है उनका कहना है कि भाई क्योंकि सैटेलाइट के बैंड का ऑप्शन कहीं नहीं होता तो आप इंडिया में कैसे कर सकते हो। पर टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो का कहना है कि भाई आप इंडिया में भी इस चीज़ का ऑप्शन करो। तो लेकिन फिर सैटेलाइट कंपनीज कह रही है कि भाई हमें सर्विस प्रोवाइड करने में मुश्किल हो जाएगा, वर्सेस टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो है वो कह रही है कि भाई नहीं मतलब फेयर रखो फील्ड को, सो दैट कोई पार्शियलिटी नहीं हो। फिर स्पेक्ट्रम कंपनीज कह रही है कि भाई अब अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो हाईएस्ट बिडर है वो ले जाएगा पूरा पैसा और वो ले जाएगा पूरा स्पेक्ट्रम, और हमें हर रिमोट एरियाज में प्रॉब्लम होगा सर्विस देने में, वर्सेस जो इनके अगेंस्ट में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के अगेंस्ट में जैसे जियो वो कह रहे हैं कि भाई देखिए अगर आप ऑप्शन नहीं करोगे तो वापस से वो 2G वाला चीज़ आ जाएगा, वापस ये चीज़ बोलेगा कि आपने फेवरेटिज्म दिखा के इसको एलोकेशन करवा दिया है। तो ये चीज़ की डिबेट है, अब देखते हैं क्या होता है, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज इस चीज़ को क्या बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आफ्टर ई पेमेंट्स डिजिटल लोन्स नाउ P2P लेंडिंग अंडर RBI लेंस। देखिए P2P होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। P2P मतलब पीयर टू पीयर, जैसे कि अगर कोई दो इंडिविजुअल है जिनको फंड लैंड और बोरो करना है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो अब RBI जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा डीप पे जा रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सर्विलांस कर रहा है। क्या एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको दो तीन चीज़ बताता हूँ किस लिए RBI ऐसे कर रहा है। एक तो ये गारंटी किसका है, अगर मान लो सामने वाला पैसा लेके भाग जाता है तो फिर गारंटी किसका है कि पैसा कौन लौटाएगा। क्योंकि देखिए बैंकों में तो डिपॉजिट का पैसा का गारंटी रहता है जिसको हमें पता है 5 लाख तक का गारंटी रहता है। कल को कर पर कोई बैंक डूब जाता है तो RBI उसका लास्ट रिसोर्ट रहता है। तो भाई इन प्लेटफॉर्म्स का क्या बेसिस है, अगर डूब जाए तो कौन इनको संभालने वाला, या फॉर दैट मैटर इनको रेगुलेट कौन करेगा। दूसरा चीज़ है इतना हाई इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर रहे हो, ये तो आप वही हो गया फिर वो जो नहीं बोलते गांव में जो लैंडिंग करते हैं उनके टाइप का हो गया कि भाई आप इतने लोकल मनी लेंडर्स टाइप का हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करो। थर्ड चीज़, कहीं ये जो कंपनीज है कहीं ऐसा तो नहीं करे कि अपने बैलेंस शीट में बिजनेस को लेके आ रही है एंड देन वो P2P। आप तो एक एग्रीगेटर हो ना, आपके बैलेंस शीट में सिर्फ यही दिखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पास पहले पैसा ले लो तो फिर वो सामने वाले को पैसा जा रहा है। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर तो आप पूरा अच्छे से रेगुलेट होना चाहिए, और क्या गारंटी अगर आप डिफॉल्ट कर दो तो इस टाइप के कुछ कंसर्न्स को RBI ने ये चीज़ का दिखाया है कि भाई हम जो है अब आपको भी रेगुलेट करेंगे। लास्ट न्यूज़ दोस्तों, गेमिंग स्टार्टअप्स टीम अप फॉर 2 रेगुलेटरी बॉडीज टू डिस्कस विद
गवर्नमेंट बाय एंड ऑफ द वीक। देखिए गेमिंग का वही चीज़ है कि प्रॉब्लम ये है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक क्या है क्या नहीं, इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन करने के लिए। नहीं तो गेमिंग इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी बैठी हुई है कि जैसे ड्रीम 11 जैसी कंपनीज हो गई, उनका ये कहना है कि भाई हमारा गेम ऑफ स्किल है, हम अपने स्किल से बताते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा, कौन सा प्लेयर फॉर्म में, कौन सा प्लेयर खराब खेलेगा। प्योर प्लेयर लक नहीं है इस चीज़ का। और वर्सेस जो गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि भाई ये गेम ऑफ लक है पूरा, तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक बैन और काफ़ी हद तक रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एप्पल का न्यूज़ बताया था कि एप्पल को भी इंस्ट्रक्शन मिला है कि भाई ये सारे जो ऐप्स है जो गेम ऑफ पूरा लक चला रहे हैं उसे बेटिंग ऐप्स के नाम पे उसको बैन करें। तो देखते हैं आने वाला टाइम में इसका क्या डिस्कशन होता है, उसको फिर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।